चलिए, गुड मॉर्निंग। आ जाइए अब सब लोग। चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, हम लोग पढ़े थे बायो सावर्त लाप्लास का नियम, पढ़े थे ना। बायो सावर्त लाप्लास के नियम से भी चुंबकीय क्षेत्र ही निकल रहा था ना। और ये भी चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का ही एक नियम है। लेकिन जैसे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र को निकालने के लिए गॉस के प्रमेय का उपयोग करते थे ना, कहीं भी अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उस जगह पहले गॉसीय सतह की कल्पना करते थे। याद आ रहा है? गॉसीय सतह दो प्रकार का हुआ करता था, गोलाकार और बेलनाकार। नहीं, अगर आवेश बिंदुवत हो या खुद ही गोलाकार हो तो उनका गॉसीय सतह गोला होता था। और यदि इसके अलावा कोई भी और स्रोत हो तो वो क्या हो जाता था? बेलनाकार। कोई दिक्कत नहीं ना। तो गॉसीय सतह से जैसे हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हर जगह ज्ञात किए, ठीक वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका नियम यूज करेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, उसमें भी बंद सतह की बात हुई थी, इसमें भी बंद सतह की बात होगी। ठीक है, अच्छा, इसको पहचानते हैं क्या? इस चिन्ह को पहचानते हैं? ये कौन सा चिन्ह है? इंटीग्रेशन, समाकलन। डी बाई डी एक्स जो होता है उसको हम लोग अवकलज कहते हैं ना, डिफरेंशिएशन। और ऐसा वाला ही जो चिन्ह आ गया, ये हो गया हमारा क्या क्या हो गया? इंटीग्रेशन। और ये बीच में गोल देने का मतलब है बंद अंतराल का। ठीक है, जो अंतराल है मतलब जो भी लूप है वो क्लोज लूप है। क्लोज लूप मतलब समझ रहे हैं ना, खुला हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा बंद है। तो जब बंद अंतराल की हम बात करते हैं और इसमें चुंबकीय क्षेत्र और धारा अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, हुआ ना, और धारा अल्पांश मतलब अल्पांश जो दूरी होती है वो हो गया डीएल, हुआ ना। इन दोनों का अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत धारा के कितना गुना के बराबर होता है? म्यू नॉट गुना के। एक बार और बोलते हैं, फिर एक बार बोलना है, फिर लिखना है। ठीक है, चलो फिर से। अगर किसी भी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तथा वो छोटी सी लंबाई मतलब अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल का रेखीय समाकलन, अदिश गुणनफल का क्या? रेखीय समाकलन प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है? प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना होता है? इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तब तो आप एग्जाम में भी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बार और। अच्छा, किसी बंद विद्युतीय परिपथ, क्या बोले? किसी बंद विद्युतीय परिपथ के विद्युतीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, रेखीय समाकलन में
प्रवाहित होने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। बोलिए, एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? पहले लिख लीजिए फिर बोल लेते हैं। हेडिंग दे दो, एम्पियर का परिपथीय नियम। लिखिए, किसी बंद लूप किसी बंद लूप 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 किसी बंद लूप से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद लूप, क्या लिखे, किसी बंद लूप से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली नेट अस्थाई विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। जहां म्यू नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता होता है। जहां म्यू नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता होता है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसे किसका परिपथीय नियम कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अब बताओ, एम्पियर का परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये कोई हमारा लूप है जो कि पूरा का पूरा बंद है, ठीक है? या लूप बाद में खींचेंगे, सबसे पहले ऐसे सोच लो कि कोई एक बेलनाकार चालक है, ठीक है? कोई एक बेलनाकार चालक है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है।
कितना धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका कोई ना कोई अक्ष तो होगा ही। इसके अक्ष से मान लीजिए कुछ दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है? अब यहां पर आप याद करिए गॉस प्रमेय का, जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ करता था तो हम एक बंद आकृति लेते थे सबसे पहले, जिसको हम लोग गॉसीय सतह कहते थे। ठीक है, तो यहां भी एक हम बंद आकृति ले रहे हैं। मान लीजिए इसको त्रिज्या और इस बिंदु को उसमें रखते हुए हम एक क्षेत्र ले लिए। ठीक है, कैसा क्षेत्र? अब देखो ये क्षेत्र बंद है कि नहीं, है ना? अब उस लाइन को पढ़ो, पढ़िए पहला लाइन। किसी बंद लूप से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र, आगे, का रेखीय समाकलन। अच्छा, रेखीय समाकलन मतलब इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, रेखीय समाकलन, और लूप है बंद, तो बंद दिखा दो। ठीक है, उस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली नेट अस्थाई विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग सूचित करते हैं 20 से, करते हैं ना? अब यहां ये जो बंद क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र को लेंगे तो आपको पता है, अभी हम बियो सावर्त लाप्लास के नियम में लिए थे कि पहले एक छोटा सा भाग ले लो, पहले एक छोटा सा भाग ले लो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो और फिर उसका समाकलन कर दो, तो ये पूरे के पूरे भाग का आ जाएगा, आएगा ना? तो चूंकि हम समाकलन कर ही रहे हैं तो बी डॉट, अच्छा ये छोटा सा आप जो लंबाई लिए थे उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, डीएल मान लेते हैं। ठीक है, यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ये क्या बोला? जो नेट अस्थाई धारा है उसका कितना गुना? 0.8 गुना। नहीं समझ में आया? समझ में कुछ आया क्या? अब इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 गो तो पूछना ही पूछना है। 5 नंबरिया भी वो उठा सकता है। एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? इसके आधार पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, इसमें मेन रूप से पढ़ना एक परिनालिका और दूसरा टोरॉइड, और यही दोनों उसका फेवरेट भी है। ठीक है, तो ये हाँ बंद अंतराल रहेगा। ठीक, तो ये जो हो गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो सवाल क्या पूछता है। क्वेश्चन में दे दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल बराबर 0। क्या इसका यह अर्थ है कि उस जगह कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इसका मान दिया हुआ है 0। क्या इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि उस स्थान पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? अच्छा, आपको की लगता है कि बोर्ड पगला गया है? 0 जब एजा लिखवे किया तो नहीं है तो आपसे पूछ कौन सी रहा है वो? ये तो ऐसे भी सोचने की बात है कि 0 दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोलता है? क्या हम कह सकते हैं इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है? अगर 0 रहबे करता तो काहे ला सवाल पूछता? मतलब एक बात तो कंफर्म है कि 0 नहीं है। अब बताइए 0 नहीं है तो क्या है? फिर ये 0 क्यों हुआ?
हम्म। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अच्छा, इसका दो मतलब निकाल सकता है। पहला तो ये निकाल सकता है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर बी जीरो है। दूसरा ये कह सकता है कि क्या यहां पर आई जीरो है, क्योंकि जीरो था आई नॉट आई वाला हुआ है। आपके हिसाब से या तो ई जीरो हो जाए तो सब जीरो हो जाए, या तो ई जीरो हो जाए तो सब जीरो हो जाए। दोनों में से कौन जीरो हुआ है? जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित किया जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। जब विद्युत धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी। हम लोग जानते हैं ना कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा, तब भी जीरो होगा। अब पहले ध्यान से 3 क्वेश्चन सुनना, उसके बाद जवाब देना। पहला क्वेश्चन, अगर इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की जा सकती है या नहीं? नहीं। चलो, अगर यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसका साफ मतलब इससे कोई विद्युत धारा पार नहीं हो रहा होगा। अब तीसरा सवाल, यदि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा और वहां चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं लग रहा, तो क्या वहां हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना चाहिए? लेकिन हम यहां तो लगाए हैं। नहीं समझे। पहला सवाल, यदि विद्युत धारा जीरो है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं। अगर चुंबकीय क्षेत्र जीरो है, इसका मतलब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा होगा, क्योंकि विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र को जीरो कभी रहने ही नहीं देगा। अब ना वहां पर विद्युतीय क्षेत्र है ना वहां चुंबकीय क्षेत्र है, तो भैया कौन मुंह से आप यहां एम्पियर का परिपथीय नियम लगाए हैं? नहीं, बात समझ में आ रहा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि अगर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाए हैं तो आई भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो फिर जीरो है कौन? कौन? कौन सा कौन? कौन तो दिख ही नहीं रहा। कौन सा कौन? कौन हमको दिखाइए। कहा? किस पर लंब दे दें? कहाँ का? लीजिए, नाम दिए ओ, पी है, ये है आर। बताइए कहाँ का कौन? कौन सीधा होगा? ये तो ये कौन तो सब दिन 90 डिग्री रह जाएगा, फिर कौन बदलने का ही बात नहीं है। किस पर लंब खींचे? पी पे लंब खींचे, ऐसा मतलब ये कौन हमेशा 90 डिग्री होगा? तो फिर थीटा का है बोला, डायरेक्ट 90 बोलता। ये बात तो सही है कि भैया आप जब बी डी एल है तो इसको आप बी डी एल कॉस थीटा लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर जीरो, मतलब थीटा बराबर क्या हो गया है? थीटा बराबर कितना? कॉस जीरो का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहां पर हम लोग लंब खींच देंगे क्योंकि 90 आ भी गया है। फिर ये घूम के जब यहां पहुंचेंगे तब कैसे लंब खींच देंगे? घूमेगा नहीं। अभी तक जो 3-4 कंसेप्ट आप फिजिक्स में पढ़े ना,
सबको खोज खोज के लाओ, मिक्स करो, तब इसका जवाब मिलेगा। क्या क्या पढ़े? पहले तनी देर के लिए आंख बंद करके पहुंचे क्लास 10, पहुंचे उसमें चैप्टर 10 पहुंचे, उसका थ्योरम 10.1 क्या था? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमता है तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा लंबवत होती है। और ये जब वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो इसके हर बिंदु पर दिशा को स्पर्श रेखा से दर्शाया जाएगा, और जो कि त्रिज्या के साथ हमेशा लंबवत होगा। इसीलिए थीटा का मान 90 होगा और कॉस थीटा का मान 0 होगा। नहीं समझे? चलो पहले 2-3 को ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, फिर आगे इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यदि यदि ये लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बराबर 0 हो, यदि b डॉट dl बराबर 0 हो, तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? लिखे क्वेश्चन। पहला ऑप्शन, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र ऑब्लिक चुंबकीय बल, ऑब्लिक कर दो दोनों एक से एक जगह, चुंबकीय बल संरक्षी बल है। चुंबकीय क्षेत्र ऑब्लिक चुंबकीय बल संरक्षी बल है। क्षेत्र बल दोनों ऑब्लिक करवा दिए। चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र, बल होगा तो उसके कारण क्षेत्र उत्पन्न होगा, बल नहीं होगा तो काहेगा क्षेत्र आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में वहां क्षेत्र भी दे सकता है, बल भी दे सकता है। तीसरा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा गतिशील आवेश बिंदु P को मिलाने वाली रेखा गतिशील आवेश पर लंबवत है। गतिशील आवेश पर लंबवत है। चौथा, उपयुक्त सभी।
चौथा उपयुक्त सभी, सभी काहे, काहे होगा सभी? चुंबकीय बल संरक्षी बल है, ये है। बी का मान हमेशा 0 होवे करता है। ऑप्शन सी। मतलब दो को ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ए बी वाले भी कोई हैं? इतना देर बताने का तो एक ही मतलब था ना कि बी हमेशा 0 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। चुंबकीय बल संरक्षी बल नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिणी ध्रुव में कहाँ के खत्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। हाँ ठीक मारिए। अगला क्वेश्चन, सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम किस पर लागू नहीं होता है? किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा उपयुक्त सभी। कौन ऑप्शन? सभी ऑप्शन गलत है। एम्पियर का परिपथीय नियम किस पर लागू नहीं होता? इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होता, प्रोटॉन पर भी नहीं होता, न्यूट्रॉन पर भी नहीं होता, सिर्फ बी प्रोटॉन पर लागू नहीं होता, सी न्यूट्रॉन पर लागू नहीं होता है। अच्छा बताइएगा इलेक्ट्रॉन पर कब लागू होता है? कब विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तो जब प्रवाहित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलेगा कि प्रोटॉन? विद्युत धारा की दिशा किसकी दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन की? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा की प्रोटॉन की? आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं ना? क्लास 12 में पढ़ रहे हैं ना? आप लोग +2 की क्लास 2 के स्टूडेंट हैं। भाई जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहीं भी, प्लस से माइनस की तरफ जाती है ना धारा, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इधर से इधर और धारा चलेगी इसके ठीक उल्टा। तो यदि प्रोटॉन को चलने की आजादी हो
हालांकि आजादी है नहीं बेचारा के पास। अगर प्रोटॉन को चलने की आजादी हो तो वह जिस दिशा में चलता वही दिशा में विद्युत धारा चलती है। अगर ऐसे नहीं बोलना चाहते तो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में चलती है। नहीं, अब फाइनल आंसर बता दीजिए, अब बहुत कुछ समझा दिए। न्यूट्रॉन, देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन होने का 2-3 कंडीशन है। पहला तो विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है। दूसरा वो एक बंद लूप में प्रवाहित हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि बैठल है किसको पता। कने कने जा रहा है, प्रोटॉन चल रहा है कि नहीं चल रहा है किसको पता। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप किसी पर नहीं लगा सकते इसको। धारा को पहले प्रवाहित करवाइए और बंद लूप बनाइए, तब लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहां किसके साथ जाएंगे? उपयुक्त सभी के साथ। नहीं क्लियर हुआ? ये मान लीजिए तीन को इलेक्ट्रॉन रखल है, धारा उत्पन्न हो गया। तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना जी, धारा विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है इसमें। तीन को यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। आप लोग केमिस्ट्री का क्लास करिए रहे हैं ना? हाँ, बड़ा अच्छा क्लास कर रहे हैं आप लोग। अरे भाई जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तब बीच में प्रोटॉन भी होगा, तो ये इसका मतलब ये परमाणु की संरचना है और नॉर्मल स्थिति में परमाणु उदासीन होता है, तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब इस पर कोई आवेश ही नहीं है तो काहे का विद्युत धारा? नहीं समझ में आ रहा, हमको लगता है झूठे उलझ गए सब टॉपिक में। नहीं, एम्पियर का परिपथीय नियम सीधे अब शुरू करें। क्या चीज? देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर प्रवाहित होता तो लिखा रहता गतिशील इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा रहता गतिशील प्रोटॉन, गतिशील न्यूट्रॉन, या फिर लिखल रहता परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काहे गलबात करें, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मतलब स्थिर विद्युत इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन अभी रुकल है, प्रोटॉन रुकल है, न्यूट्रॉन रुकल है, तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब इससे धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनेगा, और जब ना धारा ना चुंबकीय क्षेत्र तो काहे का एम्पियर का परिपथीय नियम? नहीं समझ में आया? मारिए केकरा में? उपयुक्त सभी। अच्छा, एक और सवाल, छोड़ दे शुरू कर दे टॉपिक। एक और सवाल, विद्युतीय क्षेत्र, हाँ जी बोलिए ना। विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए
क्या लिखे, विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या समानता है, में क्या समानता है। विद्युतीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम में क्या समानता है। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, चलिए। पहला, दोनों विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा, दोनों केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, दोनों बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। चौथा, उपयुक्त सभी। सोच समझ के कि सबका सीए होगा। सी कंफर्म, लॉक कर दें। अच्छा ये बताइए, दोनों धारा पर निर्भर नहीं करता है। कौन? अच्छा, गॉस का प्रमेय आवेश पर निर्भर करता है। अच्छा अच्छा, और दोनों केंद्र के दूरी पर निर्भर नहीं करता है। क्या बात करते हैं? समानुपाती होता है। अच्छा, इसको समानुपाती कर दें तब हो जाएगा। कौन गलत है? अच्छा, इसको ऐसे कर दें, दोनों केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के कोण पर निर्भर करता है, तब चलेगा। हाँ, मिला। अरे ये इस रेखा की बात कर रहे हैं, आर, इस पर नहीं निर्भर करता है ये। सी लॉक कर दें। ले कर दिया। डी, डी नो, सी, सी कंफर्म है इसका। अच्छा, तो एक सवाल और देख लेते हैं। काहे कि अब ऑब्जेक्टिव जब चल ही रहा है तो कै गो हुआ है? 5 को कर लेते हैं बियो सावर्त लाप्लास के नियम मिला के, काहे कि इसका अनुप्रयोग तो पढ़े हैं नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए, बियो सावर्त लाप्लास के, बियो सावर्त लाप्लास के
नियम के लिए बियो-सावर्त लाप्लास के नियम के लिए कौन सा कथन सत्य है? हालांकि फंसाने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है ये लगा देता है, ठीक है, लेकिन अब आसान कर दिए। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला, यह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा को बतलाता है। दूसरा, यह विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीसरा, इस पर धारा अल्पांश तथा पोजीशन वेक्टर को कौन सी कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कौन सा? हाँ, स्थिति सदिश। हाँ, इस पर धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश के बीच के कोण का प्रभाव पड़ता है। डी, ज्यादा कायल ऑप्शन बनाएंगे वो ऐसी रहने दो, उपयुक्त सभी। सी, सी, बी। इतना डबल आवाज में बोलने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्लियर बोलो ना, कौन सा? सी, सी ना? बी, बी की डी? बी, बी को अलग कर दें। अच्छा, बी सी डी तीन ऑप्शन आ गया, ए वाला कोई नहीं है? चारों आ जाए, कोई ना कोई तो वो सही होगा ही। यही ना है गणितीय रूप कौनची का? चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि कहां से आया? बियो-सावर्त लाप्लास के नियम से आया। अब इन नियम को देखो, ऑप्शन को देखो और चुन लो। सी, बी, सी, सब सामने है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, करता है। यह विद्युत धारा पर निर्भर करता है, करता है। अल्पांश क्षेत्रफल के बीच के कोण पर निर्भर करता है, करता है।
ऑप्शन डी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। हाँ, ये काम आप लोग करके आइएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो अप्सरमा में रंगदारी की किया है, इस पर कोई बातचीत नहीं होना है। इनके बीच का कोण नहीं, इनके बीच के कोण की जया। नहीं समझे? इनके बीच का कोण नहीं, इनके बीच के कोण की क्या। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा अगला, एक और क्वेश्चन लिखो, 5 को हो जाएगा ना? एक और लिखो। बियो सावर्त लाप्लास है, बी में टिक नहीं किए हैं अभी तक? अच्छा तक कॉन्ट्रैक्ट निकालिए कलम खरीदने का। वो एक कहानी है ना, मतलब ऐसे ही बोला गया कि एक एक बच्चा था, वो मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग की तरह पढ़ लिख के होशियार बच्चा अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसके घर में एक दादी रहती थी और एक बिल्ली रहती थी, मतलब बिल्ली को पाल कर रखे थे। बिल्ली अच्छा नहीं लग रहा, खरगोश मान लो। ठीक है, तो हुआ क्या, अचानक से एक दिन वो खरगोश छत से गिर के मर गया। ठीक है, तो इसने चिट्ठी लिखा दादी ने कि भाई तुम्हारा जो है खरगोश छत से गिर के मर गया। ये बात वो सुना, चूंकि होशियार बच्चा है तो पूरा शौक हो गया। इतना शौक हो गया कि लगभग 15-20 दिन बीमार रहा। ठीक है, तो 15-20 दिन बीमार रहा, फिर धीरे धीरे कोई तरह से ठीक हुआ। तो आया फिर यहाँ मिलने के लिए, तो बताया ये सारा चीज। तो यहाँ आप ही के जैसे जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, कोई डॉक्टर साहब थे, है कि नहीं? वो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसी क्यों बोलने का जरूरत था कि डायरेक्ट गिर गया मर गया। तब ना वो टेंशन में आ गया। तो बोले कि क्या करना है, तो आपको ये अबरी लिख के देना है, अगर कुछ भी वैसा हो तो, कि नहीं नहीं बिल्ली जो है छत पर चढ़ गई है, पहला लेटर में। दूसरा में देना है कि नहीं नहीं वो किनारे चल गई है। फिर बोला क्या कि नहीं किनारे नहीं गई है, गिर गई। फिर लगता है उसको चोट लगा है। स्टेटमेंट देख रहे हैं? नहीं नहीं थोड़ा ज्यादा चोट लगा है। तो उसका माइंड धीरे धीरे मेकअप होते जा रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट में बोल देना है कि वो मर गई। तो उसका माइंड पूरा मेकअप हो जाएगा, तो उसको कोई टेंशन नहीं होगा, फिर वो ठीक ठाक रह जाएगा। बोला ठीक है। तो अब सोचा कि भाई दादी अकेले रहेगी, तो एक नौकर रख दिया, नौकर को भी सारा बात समझा दिया। अब हुआ क्या कि वो गया, फिर इसकी दादी छत से गिर के मर गई। ठीक है, और नौकर ने लेटर लिखा कि आपकी दादी छत पर चढ़ गई है। तो उसके बाद किनारे पर जाएगी, फिर फिसलेगी, फिर गिरेगी, फिर चोट लगेगा, फिर ज्यादा चोट लगेगा, उसके बाद मरेगी। समझ रहे हैं? हाँ, तो वैसा ही होशियार आप ही लोग के जैसा था वो लोग भी। चलो, ये हो गया ना। एक सवाल और लास्ट वाला लिख लो। बियो सावर्त लाप्लास का नियम तथा कूलम के नियम में कौन सी समानता है? कौन सी समानता है? बियो सावर्त लाप्लास का नियम तथा कूलम के नियम में कौन सी समानता है? ठीक है, ऑप्शन दे दें। पहला,
दोनों दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा, दोनों का स्रोत एक जैसा होता है। तीसरा, दोनों स्रोत तथा स्थिति सदिश के कोण की ज्या पर निर्भर करता है। चौथा, दोनों, या छोड़ दो, चौथा क्या लिखना, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं कर देते। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं लिख देते। हम्म, सी बी लॉक कर दिया जाए, फाइनल डी। क्या बात करते हैं, सबका ऑप्शन में डी होगा, बी ना। हाँ, दोनों का स्रोत एक जैसा होता है, मतलब सदिश स्रोत होता है। अच्छा, देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को छांटना शुरू करो, क्योंकि ऑप्शन मिल नहीं रहा है को। दोनों दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये बात गलत है। दोनों का स्रोत सदिश तो हो ही नहीं सकता, एगो का स्रोत आवेश है और आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, कूलम के नियम में आवेश आता है ना स्रोत, तो वो एक अदिश राशि है। और इसमें एमपी सॉरी बियो-सावर्त लाप्लास के नियम में धारा अल्पांश, जिसको आइडियल कहते हैं, वो एक सदिश राशि है। तो दोनों के दोनों सदिश राशि है, ये बात भी क्या है, गलत है। अब दोनों स्रोत तथा स्थिति सदिश की कोण के ज्या पर निर्भर करता है। कोण की ज्या मतलब साइन थीटा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ लाप्लास के नियम के लिए, कूलम के नियम में तो कोण से कोई मतलब है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब छोड़ो, अब ऑप्शन चौथा दे देते हैं, वो तो खाली आप लोग को चेक करने के लिए था, ऑप्शन में रहेगा तब ना टिक मारिएगा। इनमें से कोई नहीं से कैसे पता चलेगा कि कौन ची ने, तो ऑप्शन डाल देते हैं एक, कैसे रहने दोगे, नोट करके लिखोगे आंसर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, मार लो, करवाल नोट करके आंसर लिख लेना। इनमें से कोई नहीं में पहले टिक मारो और आंसर करके लिखो। बियो-सावर्त लाप्लास का नियम, बियो-सावर्त लाप्लास का नियम तथा कूलम का नियम
बियो सावर्त लाप्लास का नियम तथा कूलम का नियम दोनों स्रोत तथा परीक्षण बिंदु दोनों स्रोत तथा परीक्षण बिंदु बियो सावर्त लाप्लास का नियम तथा कूलम का नियम दोनों स्रोत तथा परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग दोनों स्रोत तथा परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक है, कॉमा दोनों दीर्घ परास का होता है, दोनों दीर्घ परास का होता है। तीसरा समानता क्या लिखा है थे? तथा दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, तथा दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, तथा दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। 25 हो गया हो।